हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम तीसरे हमारे कवि कुंवर नारायण जी के बारे में पढ़ते हैं और उनकी कविता के बहाने हमारे सिलेबस में इस बार रहेगी। बात सीधी है, नहीं आएगी। तो आइए। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था बच्चों। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं चक्रव्यूह। 1956 में पहली कविता इनकी प्रकाशित हुई। प्रवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। आत्मजयी ये इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह है। आज से पहले ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार ये सामान्य निबंध है बच्चों। तो इनको प्रमुख जो पुरस्कार मिले हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई बच्चों। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये इन्होंने ज़िंदगी के बारे में कहा है बच्चों कि गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन पर लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी, किंतु कविता की विद्या को उन्होंने सर्जन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही उनको, यानी कवि के रूप में वे अग्रणी रहे। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधव के दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, यानी लंबी कविताओं का दौर आया, तब कुंवर नारायण जी ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा यानी प्रसिद्धि प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव यानी कि उलझा देती है। अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है, यानी उनकी कविता व्यर्थ में उलझाती नहीं है, अखबारी सतहीपन नहीं है और वैचारिक धुंध भी नहीं है, यानी वो स्पष्ट हैं। कहने का मतलब यही है कि साफ स्पष्ट सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, यानी कि यथार्थ मतलब सच्चाई को स्पष्ट करने की, और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन में मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविताओं के बीज शब्द हैं, यानी संशय बना रहेगा। कुंवर नारायण जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं, यानी शहरी संवेदना है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा के सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी उन्होंने शहरी जीवन में जो लोट खसोट पर हिंसा प्रतिहिंसा है उसका सीधा चित्रण अपनी कविताओं में किया है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों। आपको बता दिया गया है कि एक ही कविता हमने करनी है कविता के बहाने, और इन दिनों संग्रह से ली गई है। इसमें आज के समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है कवि कि ऐसी
आधुनिक समय में क्या कविता का वजूद है, कोई उपस्थिति है? शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। उन्हें संदेह है कि यांत्रिकता का दौर है, इसमें कविता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है और कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद यानी कि अपने आप टूटते जाएंगे। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या समय का ही कोई बंधन क्यों न हो। तो आइए पढ़ते हैं हम कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता चिड़िया की उड़ान की तरह है, यानी चिड़िया कविता में भी उसी प्रकार की उड़ान है जैसे चिड़िया में है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अभी अपने ही प्रश्न को कवि क्या जाने, यानी यहाँ प्रश्न उठाया है। एक तो कह रहे हैं कि कविता चिड़िया की उड़ान है और दूसरी तरफ कहते हैं कि चिड़िया कविता की उड़ान को भला क्या जाने। तो बच्चों यहाँ व्यतिरेक अलंकार बनता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने। मायने का मतलब होता है अर्थ या मायने। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। तो कवि ने पहले प्रश्न किया कि चिड़िया की उड़ान के बहाने कविता एक उड़ान है, लेकिन चिड़िया कविता की उड़ान को क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की जो सीमा है आसमान में वो निश्चित है। तो कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है, यानी उड़ने की क्रिया है चिड़िया के बहाने, चिड़िया की तरह। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। फिर कवि खुद ही अपने प्रश्न का जवाब देता है कि कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ पाती। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी चिड़िया का तो एक निश्चित दायरा है जहाँ तक उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने, इसलिए कविता को जब पंख लगते हैं यानी कविता जब प्रकाशित होती है तो वह अपनी इतनी उड़ान लंबी भरती है कि एक देश से दूसरे देश दुनिया तक पहुंच जाती है। तो चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो सीमित है और कविता की उड़ान असीमित है। तो बच्चों इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया है कवि ने, तद्भव शब्दावली है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार, पद मैत्री अलंकार, बाहर भीतर इस घर उस घर, रह की जहाँ आवृत्ति है, पद मैत्री अलंकार हैं, प्रसाद गुण हैं, वर्णात्मक शैली है और संपूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार हैं। क्योंकि चिड़िया और कविता को सजीव की तरह उड़ते हुए दिखाया गया है। तो दूसरा पद है हमारा कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है खिलना होता है विकसित होना, कि चिड़िया का विकास फूल की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा फूल कली से खिल के फूल बनता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कवि कह रहा है कि कविता का खिलना फूल कैसे समझेगा। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए, मुरझाना होता है बच्चों अलसा जाना। महकने के बहाने, महकना होता है सुगंध फैलाना, बिखेरना, और मायने होता है अर्थ, फूल क्या जाने। अब कवि कहता है कि माना कविता का खिलना फूल के खिलने की तरह है।
लेकिन कविता का खिलना फूल क्या जाने, क्योंकि फूल जब खिलता है, कली से फूल बनता, तो हद उसका जीवन काल खिले हुए फूल का 2 या 4 दिन का होता है। उसके बाद उसकी परिणति होती है, यानी वो नष्ट हो जाता है। लेकिन कविता जब एक बार खिल जाती है तो वह मुरझाना नहीं जानती, वह अलसाती नहीं है और अनंत काल तक खिली रहती है। तो यहाँ भी बच्चों व्यंजना शब्द शक्ति है और विरोधाभास अलंकार भी हैं। बिना मुरझाए महकने के बहाने, तो एक बार तो कहा खिलने के, और फिर कह रहा है कि वो मुरझा जाता है और ये मुरझाता नहीं है। तो बच्चों वही प्रसाद गुण है, वर्णात्मक शैली है और व्यंजना शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है यहाँ भी। आइए तीसरा जो है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कवि ने कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। यहाँ देखिए बच्चों, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, क्योंकि कविता में कवि शब्दों से खेलता है और बच्चा जो होता है उसके खेल अनगिनत होते हैं। वो सारा दिन न जाने कितने तरह के खेल खेलता है। बाहर भीतर इस घर उस घर सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता और बच्चों के खेल एक समान है, क्योंकि खेल खेलते हुए बच्चों के मन में अपने पराये का कोई भेद नहीं होता। उनके लिए सब घर एक समान होते हैं। हर घर के आंगन को बच्चा अपना घर समझकर खेल खेलता है, उसे कोई भेद नहीं होता अपने पराये का। इसलिए कवि कहता है कि कविता और बच्चों का खेल एक जैसा है। यहाँ कविता और बच्चे में समानता के कारण कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो इस तरह बच्चों 3 चीज़ों के द्वारा कवि ने बताया कि कविता एक उड़ान है चिड़िया की तरह, लेकिन चिड़िया नहीं जानती, उसका एक सीमित स्थान होता है, ऊंचाई होती है वहाँ तक, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। वो एक बार उड़ना शुरू करती है तो अनंत काल तक दूर तक उड़कर चली जाती हैं। उसी प्रकार फूल से तुलना करते हुए कवि ने कहा कि वह फूल के बहाने है कविता का खिलना, यानी विकसित होना, लेकिन कविता का खिलना फूल नहीं जानता। फूल एक निश्चित समय के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, परिणति होती है, समाप्ति होती है। लेकिन कविता एक बार प्रकाशित हो जाती है तो युगों युगों तक उसका अंत नहीं होता। उसी प्रकार कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों, जिस प्रकार बच्चों के मन में अनंत खेल होते हैं, बहुत अनेकों खेल, कभी ये कभी वो, उसी प्रकार कविता के लिए भी कवि किसी भी विषय को उठाकर कविता लिख सकता है। घर बार अंदर किसी भविष्य, वर्तमान और अतीत, कोई भी विषय हो उस पर कविता लिखी जा सकती है। इसलिए कवि कहता है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी कविता किसी एक समुदाय, संप्रदाय, धर्म आदि के लिए नहीं लिखी जाती। कवि के लिए सब समान होते हैं, जैसी स्थिति होती है, जो कवि को लगता है उसी के अनुसार कवि कविता रचता है। तो आइए, आज ये हमारी कविता पूरी हुई। इसके छोटे प्रश्न आप लिखेंगे, और बच्चे आप छोटे प्रश्न लिख के भेजते ही नहीं हैं। कविताओं के छोटे छोटे
छोटे प्रश्न बनते हैं वो आप ज़रूर लिखिए। 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, अतः आप अपना काम अवश्य पूरा कीजिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत कम बच्चे उसे देखते हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ बनाने का जब आपको उसको सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप जो आपके पास वीडियो भेजी जाती है उसको अवश्य देखें, समझें और कविता या जो भी पाठ हो उसके बारे में जानें। धन्यवाद।